एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के अंदर मैंने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बता दिया था कि किस बीम के अंदर कहाँ पर स्लोप की वैल्यू ज़ीरो होगी और कहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया था कि डिफरेंट टाइप्स की बीम में जब आप डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग लगाओगे तो वहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या क्या आएगी। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू कहाँ पर क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया था। इसका कुछ बेसिक और हमारा रह गया था, उसको भी हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसकी सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर हम लोड लगा रहे हैं तो आपको पता है एंड्स पर जो स्लोप की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। सॉरी, एंड्स पर स्लोप आता है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा? जहाँ लोडिंग अवेलेबल होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा बीम के अंदर उसकी रिजिडिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस बीम का डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा हाई होगा उसकी रिजिडिटी उतनी ही लेस होगी। तो हम बोल सकते हैं डिफ्लेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजिडिटी। एंड इसी तरह से सिमिलर हम बोल सकते हैं रोटेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजिडिटी। ठीक है, अगर रोटेशन ज़्यादा है तो रिजिडिटी कम होगी बीम की। इसी तरह से अगर किसी बीम का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो उसकी रिजिडिटी उतनी ही कम होगी। और स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर एई को हम बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। एरिया को जब आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होती है हमारी एक्सियल रिजिडिटी, और उसमें जब आप लेंथ का डिवाइड कर दोगे, ठीक है, एक्सियल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ, तो वो हमारी हो जाती है एक्सियल स्टिफनेस। ठीक है, इसी तरह से ईआई को हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ अगर हम करेंगे तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। इसी तरह से जीआईपी को हम बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी, और टॉर्जनल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टॉर्जनल स्टिफनेस। ये कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है, तो आपके माइंड में एकदम क्लियर और क्रिस्टल होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा बीम के अंदर होगा उसकी रिजिडिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, रोटेशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिजिडिटी उतनी ही कम होगी। एई को हम बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी, एई अपॉन एल हमारा एक्सियल स्टिफनेस होता है, ईआई हमारा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है, और एआई अपॉन एल फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। सिमिलरली जीआईपी हमारा टॉर्जनल रिजिडिटी होता है, एंड जीआईपी अपॉन एल इज कॉल्ड एज टॉर्जनल स्टिफनेस। तो देखिए हम आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई serviceability condition, the maximum deflection in the beam should be within the permissible limit. Transfer deflection in the beam may be caused by bending moment and shear force. बीम के अंदर जो ट्रांसफर डिफ्लेक्शन आता है वो बेंडिंग मोमेंट और shear force की वजह से क्रिएट होता है। The ratio of the bending deflection and to the shear deflection is proportional to L upon D का होल स्क्वायर। बेंडिंग डिफ्लेक्शन और शेयर डिफ्लेक्शन का जो रेशो होता है वो L अपॉन D का होल स्क्वायर होता है। ये भी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हमारा पूरा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा वो आरटीयू के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, और ये कल मैंने आपको बता दिया था कि फिक्स बीम के अंदर कहाँ स्लोप की वैल्यू ज़ीरो होती है, कहाँ डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, फिक्स बीम के अंदर दोनों एंड्स पर स्लोप भी ज़ीरो होता है, डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होता है। वहीं अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो वहाँ एंड पर स्लोप तो अवेलेबल होगा बट डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। इसी तरह से कैंटिलीवर बीम के अंदर एंड्स पर स्लोप डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है, वहीं फ्री एंड पर अगर कोई लोडिंग आएगी तो वहाँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अवेलेबल होगा। सेम चीज़ हमारी हो जाएगी हमारी हो जाएगी। ये हो गई हमारी ओवरहैंग बीम। ठीक है, ओवरहैंग बीम में भी यहाँ पर स्लोप की वैल्यू अवेलेबल होगी और डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा, और फ्री एंड पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन डिटर्मिनेट बीम। सबसे पहले हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेट बीम। अब डिटर्मिनेट बीम क्या होती है ये भी एक बार आप सुन लीजिए। ऐसी बीम
जो इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज हो जाती है उस बीम को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट बीम। ऐसी बीम जो इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज हो जाती है उस बीम को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेट बीम। इफ द बीम एनालाइज यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, these beam are called as a determinate beam. In this type of beam we can find out using the equilibrium condition, shear force, bending moment, slope and deflection. ठीक है, तो हम slope and deflection को फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेट बीम में यूजिंग वेरियस मेथड, और इसमें हमारा फर्स्ट मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, डबल इंटीग्रेशन मेथड में जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप फिलहाल फॉर्मूला देखिए। डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारा है EI/2y/dx² इक्वल टू -mx, यहाँ x स्क्वायर आएगा। ठीक है, EI/2y/dx² इक्वल टू -mx, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। EI का मतलब आपको पता है रिजिडिटी होती है, mx का मतलब बेंडिंग मोमेंट एट पर्टिकुलर सेक्शन, dy/dx को हम स्लोप बोलते हैं एंड y को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? कोई बीम होगी, उस बीम का हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम बेंडिंग मोमेंट निकाल देंगे mx फर्स्ट ऑफ ऑल, और जैसे हमारा mx आ जाएगा उस mx की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। फिर इसका हम एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे ही इसका आप एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा EI/dy/dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -mx dx। ठीक है, तो ये स्लोप इक्वेशन हो जाएगी। अगेन जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स EI/y डबल इंटीग्रेशन mx dx प्लस c। तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा EI/dy/dx, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा EI/y। तो dy/dx वाली इक्वेशन हो जाएगी स्लोप इक्वेशन, और y वाली इक्वेशन हो जाएगी डिफ्लेक्शन इक्वेशन, और उससे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो DI मेथड के अंदर जो हमें इक्वेशन यूज़ करनी है EI/2y/dx² इक्वल टू -mx। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिज्मेटिक बीम इन विच EI इज कॉन्स्टेंट। ये मेथड ऑलवेज प्रिज्मेटिक बीम के लिए ही सुटेबल होगा। इट इज सुटेबल if the equation of bending moment remain valid for entire length such as simply supported beam and cantilever beam with point load UDL and UVL। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल भी बताया था ये मेथड जो है प्रिज्मेटिक बीम के लिए ही सुटेबल होगा, और इस मेथड को हम तब यूज़ करेंगे जब बेंडिंग मोमेंट एंटायर लेंथ के लिए कांस्टेंट होगी। मतलब किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में सिर्फ अगर वन लोडिंग दे रखी है तो हम इस मेथड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बीम में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो हम इस DI मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और साइन कन्वेंशनल कुछ इस तरह से हैं। देखो, साइन कन्वेंशनल आपकी मर्जी है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको दोनों ही बता दिए। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन अगर पॉजिटिव लोगे तो अपवर्ड हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप डाउनवर्ड नेगेटिव लोगे तो हमारा अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। सेम चीज़ हमने स्लोप में करी है। क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, और क्लॉकवाइज अगर नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा। डिफरेंट बुक में डिफरेंट साइन कन्वेंशन ले रखे हैं, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी हमने डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को पॉजिटिव मान के हमने प्रॉब्लम को सोल्व आउट किया है। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, अगर पूरी बीम के लिए लोडिंग सेम रहेगी, अगर पूरी बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा तो उसके लिए हम डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सिंगल लोडिंग के लिए हम डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए केस नंबर 1 है हमारा कैंटिलीवर बीम विथ ए UDL, मतलब एक कैंटिलीवर बीम है उस पर UDL हमें दे रखा है। अब इसके लिए हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर कोई कैंटिलीवर बीम है उस पर UDL आ रहा है तो इस एंड पर तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस वाले एंड पर स्लोप मैंने आपको बताया था वो कितना था, WL3/6EI। और डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी। इसकी जो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो होती है WL4/8EI।
तो ये कैसे फाइंड आउट होगी वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर शो ए कैंटिलीवर बीम ए बी ऑफ लेंथ एल, लोड विथ यूडीएल, कंसीडर ए पॉइंट एक्स, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ए। हमने क्या करा, ए एंड से एक्स डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर कोई सेक्शन ले लिया और इस सेक्शन के अबाउट हम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे। अगर इस सेक्शन के अबाउट हम बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं एक्स पर, और अगर मैं एक्स पर बेंडिंग मोमेंट को निकालता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक्स सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकाला है। तो एक्स सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट आप लेफ्ट से भी ले सकते हो, राइट से भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर राइट से निकाला है, क्यों? क्योंकि अगर आप लेफ्ट से निकालोगे तो आपको यहाँ पर रिएक्शन भी निकालनी पड़ेगी, तो बेटर है आप राइट से ले लो, ठीक है। तो एक्स सेक्शन पर मैं बेंडिंग मोमेंट राइट से लिया, तो हमारा हो जाएगा W इंटू ये लेंथ और इस लेंथ का हाफ, तो हो जाएगा W इंटू L माइनस एक्स इंटू L माइनस एक्स बाय 2। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि माइनस क्यों लगाया मैंने, तो देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप होगिंग समझ लीजिए, ठीक है, होगिंग हो रही है तो उस वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशनल लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। अभी हम जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं राइट टू लेफ्ट, अभी हम जो चल रहे हैं वो राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम। फिर सुन लीजिए, बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशनल लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम चल रहे हैं राइट टू लेफ्ट और क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव आ गया हमारा। तो हमारे पास mx हो जाएगा W इंटू एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। W इंटू एल माइनस एक्स ये लोड हो गया, और UDL में डिस्टेंस लेते हैं हाफ, तो mx की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस W एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर DI मेथड की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं AI d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस mx। इसमें हम mx की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, और जैसे ही आप पुट करोगे तो EI d2y अपॉन dx स्क्वायर हमारा हो जाएगा W L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो EI d2y अपॉन dx स्क्वायर हमारा हो जाएगा EI dy बाई dx। और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखिए स्टूडेंट्स, W बाय 2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा हमारा L माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ये आ जाएगा W L माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 6। अब यहाँ आगे माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स हमने इसका इंटीग्रेशन तो कर दिया, अब इसके फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसका भी तो करेंगे। फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है, L माइनस एक्स, तो अब L माइनस एक्स का, और जब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन अवेलेबल होता है तो उसका ऑलवेज क्या हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो L माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और डिफ्रेंशिएशन में फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन अवेलेबल होता है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन जो अवेलेबल होता है तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं। लेकिन अगर इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन अवेलेबल होता है तो उसका हम ऑलवेज डिफ्रेंशिएशन करते हैं और इसको हम डिवाइड में लेते हैं। तो L माइनस एक्स फंक्शन के अंदर फंक्शन था, तो L माइनस एक्स का हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो वो माइनस आ गया, तो माइनस को हमने आगे लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और इसका हम अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो EI dy बाई dx हमारा हो जाएगा EI y, और W L माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा L माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और 4 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 24, ठीक है। और फिर हम अंदर जो फंक्शन है उसका अगेन करेंगे। फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन अवेलेबल होता है तो उसका ऑलवेज डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अगेन L माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस हम आगे लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा, और C1 कांस्टेंट था तो C1 x हो जाएगा प्लस C2। अब इक्वेशन 2 हमारी स्लोप इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 3 हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गई। स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन
कि हमें सबसे पहले कांस्टेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि C1 और C2 की वैल्यू क्या है। और C1 और C2 की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन से। और स्टूडेंट्स बाउंड्री कंडीशन कहाँ लगाते हैं, तो आप सुन लीजिए, बाउंड्री कंडीशन हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ चीज़ जीरो होती है, जहाँ वैल्यू जीरो होती है। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ वैल्यू जीरो हो रही है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा ए पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या नजर हो रही है, जीरो। तो हम बाउंड्री कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, अगर हम x इक्वल टू जीरो लेंगे तो हमारा स्लोप जीरो हो जाएगा। सिमिलर अगर हम x की वैल्यू अगेन जीरो लेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा बाउंड्री कंडीशन किस तरह से अप्लाई करनी है। जहां भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू जीरो होती है उतनी आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। x इक्वल टू जीरो पर dy बाई dx जीरो है, x इक्वल टू जीरो पर dy बाई dx क्या है, जीरो है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे स्लोप वाली इक्वेशन के अंदर। जैसे ही x की वैल्यू को आप स्लोप वाली इक्वेशन में जीरो पुट करोगे, ठीक है, तो dy बाई dx हमारा जीरो हो गया, x की वैल्यू जीरो हो गई। तो C1 की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो क्या निकल के आएगी, एक मिनट, तो C1 की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो निकल के आ जाएगी माइनस WL³ अपॉन 6 प्लस C1 इक्वल टू जीरो। तो C1 हमारा स्टूडेंट्स आ जाएगा WL³ अपॉन 6। इसी तरह से x इक्वल टू जीरो पर y इक्वल टू हमारा जीरो होगा, पता है आपको। तो जैसे ही आप डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को जीरो पुट करोगे और x की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो हमारा C2 इक्वल टू आ जाएगा WL⁴, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू WL⁴ प्लस C2। तो C2 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, माइनस WL⁴ अपॉन 24। तो बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके हमने C1 एंड C2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसकी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हम पुट कर देंगे। तो जैसे ही इसको हम C1 C2 को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में पुट करते हैं, तो देखिए स्लोप वाली इक्वेशन जो थी हमारी वो ये वाली थी। जैसे ही आप C1 को इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा EI dy बाई dx इक्वल टू माइनस WL माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 6 प्लस WL³ बाई 6। तो ये हमारी स्लोप इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन से आप किसी भी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू को जीरो लूँ तो ये बता देगा कि x इक्वल टू जीरो पर स्लोप कितना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, x इक्वल टू जैसे मैंने जीरो किया तो x की वैल्यू को मैंने जैसे जीरो पुट किया तो ये और ये कितना हो गया, जीरो हो गया। तो x इक्वल टू जीरो पर स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। अगर मुझे निकालना है x इक्वल टू L पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू L पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो जैसे ही स्टूडेंट्स मैंने x की वैल्यू को यहाँ पर L पुट किया तो ये टर्म जीरो हो गई। तो EI dy बाई dx हमारा कितना आ जाएगा, WL³ बाई 6, ठीक है। तो और ये dy बाई dx जो हमने निकाला है बी पॉइंट पे निकाला है, तो हम इसको बोल सकते हैं EI थीटा बी इक्वल टू WL³ बाई 6। तो थीटा बी इक्वल टू हो जाएगा WL³ अपॉन 6 EI। जैसे हमने स्लोप निकाला है वैसे हम डिफ्लेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन हमारी थी EI y इज इक्वल टू WL माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 24 प्लस WL³ बाई 6 इंटू एक्स माइनस WL⁴ अपॉन 24। एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी ये हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू को जीरो पुट करोगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन जो आ जाएगा ए पॉइंट पे वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप डिफ्लेक्शन x इक्वल टू L पे पुट करोगे तो हमारा डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल टू जैसे आप यहाँ पर L पुट करोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, यहाँ आप L रख देंगे और इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा YB इक्वल टू WL⁴ अपॉन 8 EI। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई हमारी कैंटिलीवर बीम है और वो यूडीएल रखती है तो इस एंड पर स्लोप की वैल्यू जीरो होगी, डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर स्लोप की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, इस यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू होती है वो होती है WL³ अपॉन 6 EI और डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो होती है WL⁴ अपॉन 8 EI, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है यूजिंग DI मेथड। हम एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। केस नंबर 2 है हमारा, कैंटिलीवर पार्शियली लोडेड विथ
W ओवर ए लेंथ L1 फिक्स्ड एंड, मतलब हमें कैंटिलीवर बीम दे रखी है और उस कैंटिलीवर बीम में हमें पार्शियली यूडीएल एक्ट हो रहा है। उस कैंटिलीवर बीम के अंदर हमारा पार्शियली यूडीएल एक्ट हो रहा है, मतलब हाफ लेंथ पर ही हमारा यूडीएल लग रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि लेफ्ट एंड से L1 डिस्टेंस पे हमारा यूडीएल एक्ट हो रहा है और हमें जो डिफ्लेक्शन एंड स्लोप निकालना है वो B पॉइंट पर निकालना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप B पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है, उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे। अगर यही क्वेश्चन हमारा 8 to 10 मार्क्स का आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पर AC बीम की, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम AC बीम की बात करते हैं तो AC बीम हमने जो अभी केस पढ़ा था एज इट इज़ वैसे ही इसका हो जाएगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अगर हम AC बीम की बात करें तो C पॉइंट पर अगर हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो जो अभी हमने प्रीवियस केस पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग C पॉइंट पर हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे और स्लोप हमारा आ जाएगा WL1³/6 EI और डिफ्लेक्शन आ जाएगा C पॉइंट पर WL1⁴/8 EI। फ़र्क सिर्फ इतना सा होगा, वहाँ हमने लेंथ L ली थी, यहाँ हम L1 लेंगे क्योंकि हमारा यूडीएल L1 पर एक्ट हो रहा है। बट हमें जो डिफ्लेक्शन जो निकालना है स्टूडेंट्स, वो कहाँ निकालना है, हमें जो डिफ्लेक्शन निकालना है वो B पॉइंट पर निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आप माइंड में एकदम क्लियर रखिए, C पॉइंट का जो स्लोप होगा वो B पॉइंट के स्लोप के ऑलवेज इक्वल होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिफ्लेक्शन के अंदर वेरिएशन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी बीम थी, इस पर यूडीएल लगा हुआ था, तो हमने यहाँ पर स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल लिया। ठीक है, अब हमें B पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन निकालना है उसका वेरिएशन कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि भाई ये जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन इसके इक्वल होगा नहीं होगा। तो B पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमने इतना डिफ्लेक्शन तो निकाल दिया, अब हमें बाकी का इतना डिफ्लेक्शन और फाइंड आउट करना है। अब इतना डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने का एक तरीका है, जैसे ही आप स्लोप को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा ये वाला डिफ्लेक्शन आ जाएगा। जैसे ही आप स्लोप को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला डिफ्लेक्शन आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, बेस इंटू tan थीटा। तो वही तो चीज़ हो गई हमारी, बेस इंटू tan थीटा। परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इंटू tan थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है तो ये जो डिफ्लेक्शन निकाला है वो प्लस इसमें ये डिफ्लेक्शन और ऐड कर देंगे और ये डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, थीटा इंटू लेंथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम C पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे प्रीवियस मेथड के थ्रू, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो C पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आ जाएगा WL1³/6 EI और WL1⁴/8 EI। फिर हम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप निकालेंगे B पॉइंट पर, तो स्लोप की वैल्यू तो जो B पर थी वही C पर रहेगी, तो वो हो जाएगा हमारा WL1³/6 EI और डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा हमारा B पॉइंट पर वो क्या हो जाएगा, YC प्लस, अभी बताया था ना मैंने आपको, B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा YC प्लस डेल, क्या हो जाएगा, YC प्लस डेल, और डेल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, थीटा इंटू ये डिस्टेंस, थीटा इंटू ये डिस्टेंस। तो यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा C, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L-L1। तो y भी इक्वल टू हो जाएगा हमारा YC प्लस थीटा इंटू L-L1। तो YC की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे WL1⁴/8 EI प्लस थीटा C हम यहाँ पुट कर देंगे WL1³/6 EI L-L1। तो हमारे पास यहाँ पर फाइनली सोल्व करने पर जो डिफ्लेक्शन आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा WL1³/24 EI 4L-L1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक केस और लेते हैं हम यहाँ पर, कैंटिलीवर बीम पार्शियली लोडेड W फ्रॉम द फ्री एंड। अगर हमारा पार्शियली यूडीएल फिक्स्ड एंड से ना लगकर फ्री एंड से लगता है तब हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये मान रहे हैं कि हमारा L लेफ्ट एंड से L1 डिस्टेंस से हमारा यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, तो कितने डिस्टेंस पे हमारा यूडीएल लगेगा, L-L1 पर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये जो बीम है इस बीम को
मैं इस तरह से भी मेंशन कर सकता हूँ, अगर मैं इस बीम के अंदर पूरा यूडीएल लगा दूँ, ठीक है, और उसमें से अगर मैं ये वाला यूडीएल माइनस कर दूँ तो इसका डिफ्लेक्शन आएगा नहीं आएगा? एक बार फिर सुनिए स्टूडेंट्स, हमें जो बीम दे रखी है उसमें यूडीएल यहाँ दे रखा है, तो अगर मैं इसको आगे तक ले जाऊँ और नीचे भी यूडीएल लगा दूँ तो ये केस और ये केस सेम होगा नहीं होगा? ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले उस पार्शियल यूडीएल को हमने फिक्स डेल्टा कंप्लीट किया, तो हमारी ये कंडीशन हो गई, और फिर हमने इतना एक्स्ट्रा यूडीएल इसमें ऐड किया था तो उसको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या करा, इस बीम की वजह से यूडीएल निकाल लिया, इस बीम की वजह से हमने इस बीम पर जो यूडीएल लग रहा है उसकी वजह से हमने बी पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल लिया। ये प्रीवियस केस की तरह हो जाएगा, जब किसी बीम पर पूरे पे यूडीएल लगता है तो स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, WL3/6 ये है, और डिफ्लेक्शन कितना होगा, WL4/8 है, जो हमने केस नंबर 1 के अंदर किया था। ठीक है, फिर इस बीम पर जब हमारा यूडीएल लगेगा तो इसकी वजह से हम डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, ये चीज़ हमने केस 2 के अंदर करी थी, तो इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसका स्लोप डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसका स्लोप डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो आपस में उसको हम जब माइनस करेंगे तो फाइनल हमारा डिफ्लेक्शन इसमें आ जाएगा। तो बी पॉइंट पर हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, WL फाइनल स्लोप हमारा आ जाएगा WL3/6 माइनस WL1/6, और इसी तरह से डिफ्लेक्शन हमारा बी पॉइंट पर ये हो जाएगा। हमें कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या करना, सबसे पहले इस यूडीएल को आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फिर यूडीएल को कंप्लीट करने के बाद बी पॉइंट पर आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर देना, फिर उसके बाद आप ये वाला केस सोल्व करना। ठीक है, और इस केस को जब सोल्व करोगे तो बी पॉइंट पर आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, और आपको पता होगा ये डाउनवर्ड लोडिंग डिफ्लेक्शन नेगेटिव देगी, तो सॉरी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन अगर डाउनवर्ड लोडिंग अगर हमारा डिफ्लेक्शन पॉजिटिव दे रही है तो ये वाली लोडिंग जो होगी नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगी, तो इसका सम अप करेंगे तो ऑब्वियस से माइनस ही होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, इस यूडीएल को पहले कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इस यूडीएल की वजह से हमने यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकाल लिया। अगर इस डिफ्लेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये जो लोड डिफ्लेक्शन देगा वो कौन सा देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, और दोनों को जब आप सम करोगे तो वो चीज़ माइनस ही होगी। ठीक है, तो इस यूडीएल की वजह से हम बी पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, सिमिलरली इस यूडीएल की वजह से हम बी पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल देंगे, और लास्ट में दोनों को सम अप कर देंगे तो बी पॉइंट पर हमारे पास स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।